आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, हिंदी समाज के मिथक एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विषय पर आयोजित आज इस परिचर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। हिंदी समाज आपके साहित्यिक योगदान से, आपके आलोचना कर्म से अच्छी तरह से परिचित है। फिर भी औपचारिकता निभाने के लिए मैं एक बार पुनः संक्षेप में आपका परिचय दे देना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। आपका जन्म जौनपुर में 1950 ईस्वी में हुआ था, ये सभी जानते ही हैं। और साथ ही साथ आपने राजनीति शास्त्र में एमए किया है, जैसा कि आपकी पुस्तक में दर्ज है। लेकिन हिंदी में आपकी रुचि कैसे जागृत हुई, इसके बारे में भी हम संक्षेप में बात करेंगे। लेकिन हिंदी में जो आपने मेरे ख्याल से शायद 2000 ईस्वी के आसपास से जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों पर जो आलोचनात्मक लेख लिखे थे, उसके बाद से लगभग 50 वर्ष की आयु में आकर के आपने जो एक के बाद एक लेख लिखे थे, उन्होंने हिंदी जगत में एक खलबली मचा दी थी और फिर से उपन्यासों पर चिंतन मनन का एक नया दौर शुरू हुआ। उस दौरान हम लोग जेएनयू में हुआ करते थे और तत्व नामक जो पत्रिका हुआ करती थी, अब भी है, उसी में वो लेख धारावाहिक एक के बाद एक छपते रहे और लोगों को उस पत्रिका को खरीदने का अगर हिसाब नहीं बन पाता था, तो उसकी फोटो कॉपी लेकर के और कैंपस में लगातार चर्चाएं हुआ करती थी। हम लोग डॉक्टर वीर भारत तलवार जी के साथ तो उस समय उपन्यास पढ़ रहे थे, गोदाम, झूठा सच और दूसरे एक दो और उपन्यास थे, उनको पढ़ रहे थे। तो आपके जब ये लेख आए तो सारा विमर्श ही बदल गया, कक्षाओं का स्वरूप ही बदल गया, वहां पर बहस दूसरे ढंग से होनी शुरू हो गई। तो संभवतः उन्हीं लेखों का संकलन है उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता, जो आपकी पुस्तक है, जो इस वक्त मेरे हाथ में भी है। ये एक अनिवार्य पाठ की तरह, ये एक अनिवार्य संदर्भ ग्रंथ की तरह आज उपन्यास के अध्येताओं के लिए एक जरूरी किताब बन चुकी है। और जब ये लाइव करना था तो मैंने उससे पहले 2-3 दिन इस पुस्तक को फिर से देखा, तो देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि पूरे हिंदी जगत में इस पुस्तक में दिए गए सूत्रों और मान्यताओं और धारणाओं पर जबरदस्त बहस, कॉन्टिन्यूअस बहस क्यों नहीं चल रही है। आज भी वो स्थापनाएं, आज भी वो सूत्र, आज भी वो धारणाएं बड़ी ही मौजूद हैं। तो उस समय तो चली ही थी, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए था। ये विमर्श का एक नया अध्याय लगातार ये लेख छोड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने 9वें दशक का औपन्यासिक परिदृश्य और समकालीन हिंदी उपन्यास, इन दो विषयों पर भी निबंध लिखा है जो प्रकाशित किए हैं। 1857 पर आपका विशेष रूप से अध्ययन और आलोचनात्मक दृष्टि रही है, तो उस पर भी आपने काफी हस्तक्षेपकारी लेखन किया है। जैसा कि इसमें ये भी ज्ञात होता है कि प्रयोजन पत्रिका का आपने कुछ समय तक संपादन भी किया और घोषित रूप से आप प्रगतिशील लेखक संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मंडल के सदस्य भी रहे और प्रगतिशीलता के लिए और मनुष्यता के लिए बहुत सारे आंदोलनों में भाग भी लेते रहे। इसके अलावा विशेष बात यह भी है कि जिस तरह से आप हिंदी में पूरे आत्मविश्वास के साथ और बड़ी ही गंभीरता के साथ लेखन करते हैं, लगभग वैसी ही गति आपकी अंग्रेजी में भी है। और ये बात अलग है कि अंग्रेजी में बहुत कम लेखन होता है, लेकिन वैसी ही गति है। और सबसे जो रोचक बात मुझे लगी आपकी पुस्तक को पढ़ने के बाद, जो सभी हिंदी के विद्यार्थियों को लग सकती है, वो ये है कि आपने अंग्रेजी के जो आलोचना के मानदंड हैं, जो आलोचक हैं, उन्हें बड़ी गहराई से पढ़ा है, लेकिन उनका कोई आतंक नहीं है आपकी आलोचना में। अक्सर होता क्या है कि जब हम इस तरह से पाश्चात्य साहित्य के आलोचकों को और उनके मानदंड को अपनाते हैं, तो एक तरह का हिंदी में जटिलता, भाषा में और सभी तरह से एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे पढ़ना इतना आसान नहीं रह जाता है। लेकिन वो आतंक आपकी आलोचना में दिखाई नहीं पड़ता है। और एक बात और मैं कह करके आपके इस परिचय को फिर आगे बढ़ाऊंगा दूसरे सदस्य के साथ।
एक बात यह है कि जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास को अपनी आलोचना का मानदंड बनाया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास नाम से एक किताब भी लिखी है, और ज्यादातर उन्होंने जो महाकाव्यों का और कविताओं का, साहित्य का की आलोचना की है, वो आलोचना उन्हीं तुलसीदास के प्रतिमानों के आधार पे ही किया है। ठीक उसी प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेमचंद आपके पूरी आलोचना में केंद्रीयता प्राप्त किए हुए हैं, आपके जो टूल्स हैं आलोचना के, वो प्रेमचंद से प्रेरित हैं। तो इस पर और भी बात करेंगे। ये तो रहा परिचय सर। हमारे साथ दूसरे सदस्य आज जुड़े हुए हैं इस परिचर्चा में, आदरणीय सुभाष चंद्र कुशवाहा साहब। सभी हिंदी प्रदेश के, हिंदी जगत के लोग उनकी कृतियों से, उनकी कविताओं से, उनकी कहानियों से, उनके विचारक रूप से, लोक संस्कृति के प्रति उनकी दृष्टि से परिचित हैं अच्छी तरह से। अभी अभी हाल ही में उनकी पुस्तक आई है, अवध का किसान विद्रोह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अवध का किसान विद्रोह। और आदरणीय कुशवाहा साहब ने बड़े रिसर्च के बाद, बड़े शोध के बाद उस पुस्तक में कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं प्रस्तुत की हैं, और ये एक तरह से सभी हिंदी भाषियों को पढ़ने के लिए एक अनिवार्य पुस्तक की तरह है। और तीसरे साथी आज इस परिचर्चा में हैं आदरणीय डॉक्टर कमलेश वर्मा जी, जेएनयू के हमारे अग्रज हैं और इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं वाराणसी में। आपकी अभी एक बहुचर्चित पुस्तक आई हुई है, जाति के प्रश्न पर कबीर जो है, कबीर, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने जाति के सवाल को नए ढंग से और कुछ विचारों के जब ढंग से उठाया है, कबीर की जो कविताएं हैं उनमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस किताब में कि उन्होंने जाति परक, जाति शब्द या जाति को संकेतित करती हुई, इंगित करती हुई कबीर की वाणी में जितनी तरह की कविताएं मिलती हैं, उनका इन्होंने बड़ी मेहनत से एक कलेक्शन भी तैयार किया। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है और आभार भी है कि आपने अपना समय निकाला और आज इस परिचर्चा में हम शामिल हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं आदरणीय वीरेंद्र यादव जी से। सर, आपने अभी कुछ ही समय पहले, वैसे तो आपके सारे लेखन में, सारे आलोचनात्मक लेखन में ये मुद्दा जो जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पैवस्त है, और आपकी भाषा में कहा जाए तो विन्यस्त है। वो सब जगह फैला हुआ है और सब जगह ये बार बार ये चर्चा आई है। तो हिंदी में जो लोग पढ़ते लिखते हैं, जिनको रुचि है, वो अच्छी तरह से इन मुद्दों से परिचित हैं, आपके स्टैंड से भी परिचित हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ हाल ही में आपने अपने फेसबुक पोस्ट पर कुछ सवाल फ्रेम किए थे, और उन्हें देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बिल्कुल हिंदी आलोचना में सोचने की एक नई दृष्टि देता है, और इन पर बहस क्यों नहीं होती है। तो आप सबसे पहले तो ये इसी बात पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये जो हिंदी समाज के आप कुछ मिथक बतला रहे हैं, ये मिथक है या प्रायोजित तौर पर, प्रायोजित करके प्रसारित किए गए ऐसी अवधारणाएं हैं जिससे कि जो मूल अवधारणाएं हैं वो छिप जाए। इन्हें हम मिथक कहें या प्रायोजित कार्यक्रम कहें? पहला सवाल मेरा यही है। धन्यवाद धर्मदेव जी और सुभाष जी, नमस्कार। कमलेश जी नमस्कार। आप सब लोगों की उपस्थिति में इस संवाद में शामिल होते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी धर्मदेव जी ने एक विस्तार से, धर्म नारायण हाँ, धर्म नारायण जी ने अपने विस्तृत परिचय के साथ जो हमारे कुछ जो प्रश्न थे, जिनको मैंने मिथक के रूप में पेश किया कि हिंदी समाज में क्या वे बद्धमूल धारणाएं हैं या मिथक हैं। दरअसल ये टुकड़ों टुकड़ों का चिंतन नहीं है, एक संपूर्णता में एक जो सोच है कि आज हिंदी समाज किस तरह से बद्धमूल हैं, उनमें कुछ धारणाएं हैं। तो मैं इसको जोड़ करके देखता हूं आज की भारतीय समाज की आधुनिकता से। हमारा समाज जो है एक पारंपरिक सामंती सामुदायिक समाज रहा है,
और उसमें जनतंत्र और आधुनिकता का जब आगमन हुआ तो यह जो अंतर प्रक्रिया थी, एक सामंती वर्णाश्रमी भारतीय समाज में आधुनिक जनतंत्र के जो घात प्रतिघात थे, उनमें एक वैचारिक संघर्ष की स्थिति थी। और हिंदी समाज, क्योंकि हमारा स्वाधीनता आंदोलन भी हिंदी समाज में मुख्यतः जो है यहाँ की जड़ों में समाया हुआ रहा है, और हमारा जो चिंतन है, चाहे हिंदी का बौद्धिक समाज का, चाहे साहित्यिक चिंतन हो, चाहे वैचारिक चिंतन हो, उस वैचारिक चिंतन ने दोनों काम किए। यानी कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन को समृद्ध भी किया और स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के कुछ जो है बाधाएं भी पहुंचाई, जो कि बाधाएं वो आज तक हमारे सामने है। तो जब मैं इन सवालों को पेश करता हूं तो मेरी मुख्य चिंता ये है कि आज हमारा जो है भारतीय समाज या जो आधुनिकता की जो एक मूलभूत जरूरतें हैं, उनमें कौन से हमारी वैचारिक सोच है जो उसे अवरुद्ध करती है। तो मैं पहली बात तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि हम आधुनिक जनतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और आधुनिक जनतंत्र में प्रवेश करते हुए अगर ये जनतंत्र सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र में न बदला तो बहुत सी कठिनाइयां होने वाली हैं, और भारतीय जनतंत्र जो है, राजनीतिक जनतंत्र जो है, यह भी खतरे में पड़ने वाला है। तो आज जो हमारा आधुनिक जनतंत्र खतरे में पड़ने की स्थिति में है, राजनीतिक जनतंत्र जो खतरे में पड़ने की स्थिति है, तो इसके लिए, इसका प्रतिवाद करने के लिए, इसका एक प्रतिविमर्श रचने के लिए हमारे पास कौन से औजार होने चाहिए। तो इन औजारों की जब मैं तलाश करता हूं तो मुझे कुछ हिंदी समाज में कुछ चीजें जो बद्ध मूल धारणाओं के रूप में है, तो उसकी काट करना आवश्यक लगता है। तो उसमें वो काट तब तक नहीं संभव है जबकि वर्णाश्रमी सामंती समाज को प्रश्नांकित न किया जाए। अब हमारा साहित्य इसे प्रश्नांकित करता रहा है। प्रेमचंद ने इसे प्रश्नांकित किया, और एक जो प्रगतिशील परंपरा रही उसमें राहुल सांकृत्यायन को लीजिए, यशपाल को, और बहुत से एक लंबी परंपरा रही। लेकिन आज के समय में मैं ये पाता हूं कि वह जो वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के लेखन की परंपरा और जो विचार की परंपरा थी, वो प्रायः अवरुद्ध होती सी दिख रही है और ठहरी हुई सी दिख रही है। और ये ठहराव, यानी कि जो हिंदी समाज की और हिंदी विचार की, हिंदी साहित्य की एक शक्ति थी और एक प्रेरणा थी, वो वर्ण और वर्ग से मुक्त होने करके ये वापसी क्यों हुई, ये कैसे हुई, इन चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। विशेषकर तब जबकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा भारतीय समाज, भारतीय राजनीति अधिक जनतांत्रिक हुई है। उसमें जो हाशिए का समाज है, चाहे दलित हो, चाहे स्त्री हो, चाहे दूसरे क्षेत्रों के लोग हों, उन्होंने केंद्रीयता प्राप्त की है। उसके बावजूद साहित्य में वर्ण और वर्ग से मुक्त होने का विचार हाशिए पर जा रहा है। यानी ज्यों-ज्यों हाशिए के समाज का राजनीतिक सशक्तिकरण हो रहा है, त्यों-त्यों जो एक वैचारिकता जो थी, एक वर्ण और वर्ग से मुक्त हो करके वो हाशिए पर जा रही है। तो जब मैं इस सवालों से जब रूबरू होता हूं तो मुझे याद आता है 1857, मुझे याद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचा है, मुझे याद आता है तुलसी को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, कबीर को लेकर के जो धारणाएं हैं। तो आज अगर हम इन प्रश्नों से दो चार नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि आज जो एक कुलीन सवर्ण सत्ता जो राजनीति के केंद्र में है, उसका हम प्रतिविमर्श कर सकते हैं। यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो चुनौती है, मेरा सोच या मेरा विचार ये है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चुनौती का मुकाबला हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के स्रोतों में अपनी जगह तलाश करके नहीं पा सकते। हमें उसका एक प्रतिविमर्श रचना चाहिए। तो जब मैं प्रतिविमर्श रचने की दिशा में सोचता हूं
तो मुझे याद आते हैं कबीर, मुझे याद आते हैं रैदास, मुझे याद आते हैं फूले, पेरियार, अंबेडकर। तो वहीं यह सवाल भी आता है कि सवाल यह है कि हमारे हिंदी चिंतन की परंपरा से ये लगातार, मुख्य धारा की परंपरा से ये लगातार अनुपस्थित क्यों है। तो जिन सवालों को हमने पिछले दिनों प्रस्तुत किया और जिनका आपने अभी यहाँ पर जिक्र किया, तो उस सवालों के पीछे हमारी जो है एक चिंता और हमारे सरोकार मुख्यतः ये है। नहीं, ये जो आपने कहा कि ये जो मुख्य धारा का चिंतन है उसमें कबीर, रैदास या इस तरह के जो एक प्रतिविमर्श रचने वाले कवि या साहित्यकार हैं वो अनुपस्थित दिखाई पड़ते हैं या मुख्य केंद्रीयता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है सर कि केंद्रीयता तो उन्हें मिलती है लेकिन एप्रोप्रिएशन भी हो रहा है, उनको एप्रोप्रिएट किया जा रहा है। तो वो केंद्रीयता तो है उन पर, ऐसा नहीं है कि विमर्श नहीं हो रहा है, उन पर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन उन्हें अपने अनुकूल एप्रोप्रिएट करने की एक पूरी प्लानिंग, एक पूरी तैयारी दिखती है। जी धर्मनारायण जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि उनके अधिग्रहण की एक, जिसे कहा जाए कि सुनियोजित प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनको संदर्भों से काट करके, उनके वैचारिक संदर्भों से काट करके, देखिए पिछले दिनों ये आग्रह किया गया कि कबीर को जो है कवि की तरह पढ़ा जाए, कबीर को एक जो है मतलब कबीर को विचार से चित करके कबीर को कवि के रूप में पढ़ा जाए। या कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कबीर का दुख ईश्वरीय दुख है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय में यहां तक कहा कि कबीर का चिंतन भारतीय चिंतन नहीं है। तो अधिग्रहण भी किया जा रहा है और उनको हाशिए पर ढकेला भी जा रहा है। दोनों तरह की कोशिशें हैं, जबकि समाज में स्थिति यह है कि समाज में कबीर की केंद्रीयता है। चाहे गांव का, चाहे दक्षिण टोला हो, चाहे दूसरे संघर्षशील आंदोलन हो, चाहे कबीर कला मंच हो, चाहे बिहार के आंदोलन हो, बहुत कबीर की समाज में केंद्रीयता है। लेकिन समाज में केंद्रीयता के बावजूद जो हमारा जो एकेडमिक्स दुनिया है, एकेडमिक्स दुनिया में जहाँ जो आपने संकेतित किया कि वहां पर उन्हें जो है संदर्भच्युत करने की और अधिग्रहण करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और दूसरी एक बात यह है कि जो डिबेट्स थे, जो बहसें थी कबीर को लेकर के या कबीर के बरक्स तुलसी और रामचरितमानस को लेकर के, वो बहसें लगातार अनुपस्थित होती जा रही। यानी कि कभी जो प्रगतिशील आंदोलन में लेकर कबीर बनाम तुलसी की बहस हुई थी। अभी वर्ष 2000 में डॉक्टर नामवर सिंह ने जब आलोचना का विशेषांक निकाला था, फांसीवादी अंक केंद्रित किया था, तो उसमें भी उन्होंने एक डिबेट की थी, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के कबीर को भगवा। अब सवाल यह है कि वर्ष 2000 में डॉक्टर नामवर सिंह ने कबीर को भगवा की बहस की थी, उसके बाद से लेकर के आज तक मुख्य धारा के द्वारा, देखिए यूं तो हमारे कुशवाहा जी ने भी लिखा, अभी उनकी नई किताब आई है, कमलेश जी ने भी किताब लिखी है, और बहुत से लोग लगातार चिंतन इस बात का हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे हिंदी एकेडमिक्स की दुनिया है, हिंदी एकेडमिक्स की दुनिया में तुलसी की केंद्रीयता इन दिनों लगातार बढ़ी है, उन पर विचार बढ़ा है, उन पे पुस्तकें ज्यादा बढ़ी हैं। उस एकेडमिक्स की दुनिया में कबीर को उनके संदर्भों से उचित करके एक खास तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश हुई। मैं अपने दूसरे साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि बीच में अगर कोई प्रश्न आपको भी पूछना हो तो आप जो है हर मुद्दे पर, हर पॉइंट पर आप अपनी बातें, अपनी टिप्पणियां, अपनी प्रश्न रखते चलिए, और उंगली ऐसे उठाएंगे तो उसी से मैं संकेत पा जाऊंगा। अगर इस संदर्भ में कुछ जोड़ना हो तो कृपया जोड़े। फिर अगले कमलेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, अनम्यूट कीजिए पहले सर अपने को। हाँ जी, मैं वीरेंद्र सर से कुछ पूछना चाहता हूँ। जो टॉपिक आज का निर्धारित किया गया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसमें टर्म है, और
हिंदी समाज के मिथक। जी जी। इस पर लगातार आपका चिंतन चलता रहा है। मेरा ख्याल है कि यह जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज प्रत्येक क्षेत्र में हावी होने की कोशिश कर रहा है और कई मामले में वह हावी हो भी चुका है, तो इसका असली हथियार धर्म है और धर्म से बनी हुई संस्कृति है, जिसका सांप्रदायिक रूप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में हमारे सामने आता है। तो जो प्रतिरोध का साहित्य रहा है हिंदी समाज के भीतर और प्रतिरोध के मिथक जो रहे हैं, तो इन सब ने धर्म के प्रति एक नकार का भाव पैदा करने की कोशिश की। धर्म से बनी हुई संस्कृति के प्रति रिजेक्ट करने का भाव इनके भीतर था। इस पर बात ही मत करो, ये खराब चीज है, ये गलत चीज है, ये सीधे सीधे रिजेक्ट कर देने वाली चीज है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा करके एक गलती हुई है? संस्कृति से जो सवाल पैदा होते थे, धर्म से जो सवाल पैदा होते थे, उन सब का जवाब होना चाहिए था। लेकिन जो प्रगतिशील धारा थी, उसने इन सब सवालों के बारे में एक ही उत्तर दिया कि ये सब त्याग देने की चीज है। तो आज हम लोग इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं? धर्म और धर्म से बनी हुई संस्कृति को उसके मूल प्रश्नों के साथ जोड़ करके क्या उत्तर हम तलाश सकते हैं कि ये सवाल सांप्रदायिकता के सवाल ना बने? जी देखिए, मुझे लगता है कि भारत में सांप्रदायिकता के बरक्स जो धर्मनिरपेक्षता का आंदोलन था और जो धर्मनिरपेक्ष सोच थी, तो आजादी के तुरंत बाद जिसे हम नेहरूवियन मॉडल कहते थे, उस नेहरूवियन मॉडल में जो एक बौद्धिक विमर्श था, जो बौद्धिक सोच थी, उस सोच और विमर्श में प्रायः धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए धर्म को खारिज किया गया। और यह अंतर्विरोध था धर्मनिरपेक्ष बौद्धिकों के बीच में और व्यापक भारतीय समाज और व्यापक भारतीय जनता के बीच में। प्रश्न ये है कि धर्म की जो मिथ्या चेतना है, धर्म की मिथ्या चेतना का अवगुंठन हटाया जाए, धर्म को उसके सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया जाए। और मैं समझता हूं कि वो स्थिति, यानी कि धर्मनिरपेक्षता और धर्म को जो खारिज करने की प्रवृत्ति थी, 2002 और वर्ष 1992, यानी 1992 में जो एक बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ, उस ध्वंस के बाद धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भी एक पुनर्विचार हुआ। और आप देखें, अगर हम हिंदी साहित्य से ही उदाहरण लें, तो दूधनाथ सिंह का उपन्यास आखिरी कलाम मुझे याद आता है। आखिरी कलाम ने देखिए दो बातें की, धर्मनिरपेक्षता के विमर्श को सवालों के घेरे में खड़ा किया, और जो उस पात्र है उस उपन्यास के केंद्रीय पात्र तत्सत पांडे, जो नेहरूवियन मॉडल में रचे बसे हैं, उनके माध्यम से प्रश्नांकित किया और धर्मनिरपेक्षता को प्रश्नांकित करते हुए और आगे जाकर के धर्म पर ही सवाल किए। लेकिन धर्म पर सवाल, यानी कि धर्म की जो एक विभेदकारी संरचना है, जो वर्णाश्रम पर आधारित संरचना है, और उस हिंदी समाज में, उत्तर भारतीय समाज में रामचरितमानस ने जो एक ब्राह्मणवाद की पुनर्प्रतिष्ठा की, उस आखिरी कलाम उपन्यास के माध्यम से यह डिबेट, यह विमर्श दूधनाथ सिंह ने उसे केंद्रीयता प्रदान की। और अब आप देखें, जिससे आप धर्मनिरपेक्ष विमर्श की बात कर रहे हैं, वो अब गए बीते दिनों की बात हो गई है। आज के समय में
विमर्श यहाँ आ पहुंचा है कि हम नरम हिंदू होकर के क्या कट्टर हिंदुत्व को हरा सकते हैं। तो विमर्श यहाँ तक पहुंचा है। यह अनायास नहीं है कि पिछले दिनों 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई। एक कांचा इलैया की पुस्तक वाई आई एम नॉट हिंदू, दूसरी शशि थरूर की पुस्तक वाई आई एम हिंदू। तो अब विमर्श यहां पहुंचा है कि मैं हिंदू क्यों हूं और मैं हिंदू क्यों नहीं हूं। विचार यह करने की आवश्यकता है कांचा इलैया को क्यों जरूरत पड़ी वाई आई एम नॉट हिंदू लिखने की, और शशि थरूर को क्यों आवश्यकता पड़ी वाई आई एम हिंदू लिखने की। इसलिए देखिए, इन दोनों का जो क्या कहते हैं लोकेशन है, यानी कि कांचा इलैया जिस दलित और हाशिए के समाज, पिछड़े समाज की लोकेशन से हिंदुत्व को प्रश्नांकित कर रहे हैं, और शशि थरूर कट्टर हिंदुत्व की आलोचना के बरक्स जो नरम हिंदुत्व का विचार रख रहे हैं। तो अब विमर्श यहां पर है। हमें यह विचार करना है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो स्रोत हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जहां से अभिसिंचित होता है, वो चाहे पौराणिक ग्रंथ हो, वो चाहे गीता हो, रामचरितमानस हो, या हिंदुत्व की दूसरी व्याख्याएं हों, इन व्याख्याओं के बरक्स जो एक परंपरा, यानी कि ब्राह्मणवाद के बरक्स एक समतावादी जो एक परंपरा रही है भारतीय चिंतन में, तो उस परंपरा को अपना करके हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिविमर्श रचें। तो मैं समझता हूं कि बात जो है नेहरूवन मॉडल के समय की धर्मनिरपेक्षता की अब जो है कहीं पृष्ठभूमि में चली गई है, और बहस इस बात की है कि हम अच्छे हिंदू हो करके हिंदुत्व की जो जमीन, हिंदुत्व का जो अखाड़ा खींच दिया गया है, उस अखाड़े में अपनी जमीन की तलाश करें, या जो एक विभेदकारी संरचना हिंदुत्व की है उसको प्रश्नांकित करते हुए बृहत्तर भारतीय समाज में और बृहत्तर समाज में वह जो एक विभेदीकरण है, उस विभेदीकरण से जो एक शोषण की जो एक स्थिति है भारतीय समाज की, और जो एक अवगुंठन है, उसे प्रश्नांकित करें। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि हाँ जी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी ताकत है आज के समय में, हाँ, मुझे लगता है कि उसे हम ब्राह्मणवाद शब्द से थोड़ा बहुत ही समझ सकते हैं। और हिंदी समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करने वाले जो मिथक प्रचलित हैं, वे मिथक अब उतने धार्मिक और उतने पौराणिक नहीं रह गए हैं जितने कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाले मिथक गढ़ दिए। ठीक है। इसमें इतिहास का भी सहारा लिया जा रहा है, गलत तथ्यों का सहारा लिया जा रहा है, और हमारे हिंदी समाज के पढ़े लिखे लोग भी उस मिथक से गहरे स्तर पर प्रभावित हैं। शिक्षकों के समुदाय के बारे में तो मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनकी भी हालत है कि वे मुसलमान विरोधी बहुत सारे आधारहीन मिथकों से जुड़ करके इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इसमें दलित भी शामिल है, इसमें पिछड़े भी शामिल है। वे हिंदू बनकर इस वर्ग का विरोध कर रहे हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस मिथक से लड़ने के कौन से रास्ते सर आज के समय में दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि पुराने औजार, जो प्रगतिशील आंदोलन के पुराने औजार रहे हैं, पुरानी शब्दावली रही है, अब उस शब्दावली को कोई सुनना नहीं चाहता है, और सब लोग चाहते हैं कि किसी नई भाषा में
चीजें आए काउंटर करने के लिए, तो हमारे पास क्या रास्ता हो सकता है कि मुसलमानों के बारे में जो एक नफरत पैदा करके हिंदुओं में एकता पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो उसे प्रबुद्ध वर्ग किस रूप में लड़े उस? जी देखिए कमलेश जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सोच कोई स्वतः स्फूर्त सोच नहीं है। इसके पीछे एक लंबी वैचारिक और राजनीतिक तैयारी है। और जो हिंदू विभेदकारी हिंदुत्व है, उस विभेदकारी हिंदुत्व को आवरण प्रदान करने के लिए एक अन्य, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम समाज, वो अन्य जो है पैदा किया गया है। तो उस अन्य को लेकर के, और यह एक दिन में नहीं हुआ है, यह एक लंबी सोच का परिणाम रहा है। और जब मैं हिंदी समाज के जिन मिथकों की बात की गई, तो आप याद करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी, यानी कि अंग्रेजों के समर्थन नेटवर्क में कुछ दिक्कत है शायद। लग रहा। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आप बोलिए सर। हाँ हेलो। जी जी आप बोलिए, आप बोलिए। कुछ नेटवर्क में दिक्कत आई थी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो क्या आवाज आ रही है? आ रही है। कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन आ रही है, बोलिए आप। जी जी बोले। क्या कुछ दिक्कत हो गई? हाँ बोलिए। नहीं आप बोलिए। बोलिए हाँ सर। बोलिए सर। हाँ हेलो, आवाज आई? जी 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 आवाज आई? हाँ जी आवाज आ रही है, बोले आप। जी आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सांस्कृतिक दिक्कत नहीं है। हेलो सर वीडियो आप बंद कर दें, ऑडियो चलने दें, तो उससे स्लो नेटवर्क में भी चलेगा। कुछ प्रॉब्लम आ गई लग रहा। जी जी नहीं, वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही मौजूद सवाल है। जो बातें केवल वर्णाश्रमी व्यवस्था के तहत, अगर आप कहिए तो जब तक आते हैं बेन जी, मैं इस बात पर थोड़ी सी अपनी बात रख दूं। जी जी आप। कमलेश जी अगर इजाजत हो तो। नहीं जरूर जरूर। जरूर जरूर। देखिए भारत जो बार बार हम हिंदी मिथक की बात करते हैं, जी दरअसल ये हिंदी समाज का मिथक ना कहकर अगर हम इसको हिंदू मिथक कहें तो ज्यादा उपयुक्त शब्द हो। दरअसल हिंदू समाज का जो मिथक हैं, जो मिथक गढ़े गए हैं, उस पे दो विभाजन है। कमलेश जी ने एक विभाजन की सवाल में समेटा था। एक तो मिथक ये है जो कि दलित, जी जी कंटिन्यू। एक मिथक तो ये है जो दलितों के प्रति आपने क्रिएट किया है, तैयार किया है, उस पर आप बात नहीं करते हैं। उस पर बहुत सारे मिथक हैं, जो मिथक आपके धर्म ग्रंथों में भी दर्ज हैं, उन पर आप बात नहीं करते।
लेकिन दूसरा क्षेत्र जो मुस्लिम के प्रति होता है, वो मुसलमानों के प्रति आपने तमाम मिथक गढ़ रखे हैं कि मुसलमान आक्रमणकारी थे, मुसलमान जो है उनकी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा है, मुसलमान वगैरह वगैरह जो हमारे ये काम किए। इस मिथकों पर बड़ी तेजी से बात की जाती है क्योंकि वो मिथक धार्मिक विभाजन पैदा करने में बहुत कारगर है। और धार्मिक विभाजन करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण यह है कि देखिए, जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, राष्ट्रवाद की परिकल्पना आप 18वीं सदी की परिकल्पना है राष्ट्रवाद। जॉन फ्रेड हर्टर जो है इसके प्रतिपादक हैं राष्ट्रवाद के। राष्ट्रवाद को जिस रूप में वो प्रतिपादित करते हैं, आप गौर से करिए कि एक भाषा, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक नस्ल समान रूप से जो होगा वो राष्ट्रवाद का एक क्षेत्र होगा, एक परिभाषा होगा। दरअसल राष्ट्रवाद कभी पूर्णतः अपने आदर्श रूप में स्थापित हुआ ही नहीं, न हो सकता है। उसी तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है कभी भी भारत में जिस रूप में वो परिभाषित करते हैं या कर रहे हैं लोग, वो कभी लागू कर ही नहीं सकते हैं। ये देश कभी संभव नहीं है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, जब भी वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने को थोपने की कोशिश करेंगे तो सांस्कृतिक विविधता जो का नष्ट होने का संकट पैदा हो जाएगा। और वो सांस्कृतिक विविधता इतनी आसानी से भारत में नष्ट नहीं होने पाएगी। आप देखिए कि मिथक हमेशा जो है खराब चीज नहीं होती है। भारत में नहीं, कहीं भी पूरे दुनिया में मिथकों का स्थान रहा है। लोग के मिथक अपने हैं और वो मिथक लोग को ऊर्जा देते हैं। धार्मिक जो माफ कीजिएगा, एक सेकंड कहाँ हस्तक्षेप करूंगा। मिथक खराब नहीं होते हैं, लेकिन एक काट छाट के मिथक खराब हो सकते हैं। चर्चा इसकी हो रही है। नहीं, हमें पूरी बात में यही कह रहा था। अभी बात आपने बीच में रोक दिया कि मिथकों से हमेशा लोग जो है ऊर्जा ग्रहण करता है। जी। लेकिन जो आप हिंदू समाज के जो मिथक हैं वो ऊर्जा नहीं ग्रहण करते हैं। वे मिथक जो है वो विविधता, जो सांस्कृतिक विविधता उसको नष्ट करते हैं और उस पर बहुलतावादी संस्कृति को जबरदस्ती थोपते हैं। तो जब भी आप किसी भी संस्कृति को जबरदस्ती थोपेंगे तो उग्रवादी प्रवृत्तियां उसमें पैदा होती हैं और वो प्रवृत्तियां हमेशा समाज को बांटती हैं, तोड़ती हैं, हिंसा का सहारा लेती हैं। इसलिए ये अति राष्ट्रवाद है। इनका जो सांस्कृतिक जो विविधता है राष्ट्रवाद की परिभाषा में नहीं आता है। ये अति राष्ट्रवाद है या यूं कहिए कि अंध राष्ट्रवाद है। और ये अंध राष्ट्रवाद हमेशा जो है सांस्कृतिक विविधता को हमारे देश में नष्ट करेगा, जो कि मैं कह रहा हूं को संभव नहीं है। लोकगीतों को देखिए, लोकगीतों में बहुत सारे मिथक आते हैं। वो लोक समाज इनके ब्राह्मणवादी पूरे साहित्य से अलग है, वर्णवाद से पूरी तरह अलग है। वो अपनी मिथकों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उनके बहुत सारे देव, बहुत सारे वो ऐसे देव पैदा करते हैं जो किसी किताब में नहीं है। डिहवार बाबा है, बाघ बाबा है, ये तमाम देव हैं उनके, उनसे वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ब्राह्मणवाद की कार्ड तैयार करते हैं, करते रहे हैं। ये और बात है कि उसको समाहित करने के लिए आप पुनः उसका हिंदूकरण कर रहे हैं और उसको हिंदू समाज में उसको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतनी ही बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अब आ गए हैं सर वीरेंद्र यादव सर, आ गए हैं हमारे बीच फिर से। तो मैं चाहूंगा कि जो बात वो कह रहे थे उसे कंटिन्यू रखें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा राजनीतिक अवधारणा या वैचारिक अवधारणा कोई स्वतः स्फूर्त नहीं है। वो एक लंबी तैयारी का हिस्सा है और भारतीय समाज में मुस्लिम को लेकर के एक अन्य की अवधारणा एक लंबे समय से रही है। यानी कि अगर आप भारतीय हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या उस दौर के दूसरे आप देखें साहित्यकों को, तो एक लगातार आपको एक जो है मुस्लिम के बरक्स अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजों के प्रति एक सहानुभूति का, एक सहयोग का भाव
और मुस्लिम्स के प्रति एक अन्य का भाव रहा है। और यह दूसरे चिंतन में भी है। अभी जैसे कि मैंने दिनकर का नाम लिया, तो उसमें भी उनकी संस्कृत के 4 अध्याय में भी जगह जगह ये चीजें दिख रही। तो ये एक लगातार जो भारतीय समाज में मुस्लिम को अन्य के रूप में ग्रहण किया गया है, तो अब एक समस्या इस बात की है कि जो एक लंबे समय से बद्धमूल एक सोच है मुस्लिम्स के विरुद्ध या मुस्लिम को अन्य समझने की, आज के समय में जब सांस्कृतिक राष्ट्रवादी शक्तियां सत्ता के केंद्र में हैं, तो उन्होंने इसे राजनीति का एक हथियार बना लिया है। तो इससे 2 उद्देश्य सिद्ध होते हैं। एक तो यह सिद्ध होता है कि इससे जो है हिंदू समाज को एकताबद्ध करने में एक जो है मदद मिलती है कि सारे हिंदू एक हैं और हिंदुओं का दुश्मन एक अल्पसंख्यक समाज है। तो अब यह सोच जो है, मैं समझता हूं कि इस सोच की काट करने के लिए हिंदुत्व में जो एक जो विभेदकारी है, जो हिंदुत्व का जो शोषक स्वरूप है, उसको अनावृत करने की आवश्यकता है। बजाय इसके कि हम एक नरम हिंदुत्व को अपना करके उसको प्रश्नांकित न करें और उसमें अपनी जगह ढूंढें, तो उसमें अपनी जगह ढूंढने के बजाय जो एक वर्चस्ववादी धार्मिक एक स्वरूप है, उस धार्मिक वर्चस्ववादी धार्मिक स्वरूप को प्रश्नांकित करते हुए भारत का एक जो बहुलवादी ढांचा है, जो बहुलवादी सोच है, जो स्वाधीनता आंदोलन जिसमें गांधी की भूमिका, टैगोर की भूमिका, नेहरू की भूमिका और अंबेडकर के जो सवाल थे, उसमें जो भगत सिंह के सवाल थे, यानी जो बहुलतावादी जो समाज बना था, वो बहुलतावादी सोच, बहुलतावादी समाज किस तरह से हिंदू धर्म अवरुद्ध किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार ही करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे जो है। आवाज आ रही है? जी 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 बोले। हेलो जी आ रही आवाज, बोले। हेलो जी जी आवाज आ रही सर, बोलिए। हाँ, तो यह एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिस तरह से एक राजनीतिक आक्रामक वैचारिकता के रूप में हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि उससे बचने बचाने या उससे जिसे कहा जाए कि एक रक्षात्मक होने के बजाय मुझे लगता है कि धर्म के विखंडन, मैं ये धर्म के नकार की बात नहीं कर रहा हूं, कि धर्म का जो एक वास्तविक स्वरूप है, उस धर्म के जो कि देखिए हमारे साहित्य में भी, अब प्रेमचंद का आप गोदान ही ले लीजिए कि गोदान में जिस तरह से सामंती वर्णाश्रमी जो कुलीन सत्ता संरचना है उसको अनावृत किया है, रेणु ने मैलांचल में भी किया है। तो सवाल यह है कि हमारी साहित्यिक कृतियां या बाबा नागार्जुन ने बलचन्मा में किया है, तो बलचन्मा, मैलांचल, गोदान, ये सारी रचनाएं जो हैं हिंदू समाज की जो वर्णाश्रमी संरचना है उसको प्रश्नांकित करती हैं। तो हमें अपने साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा वो जो समाज के जो वास्तविक संरचना है, उस वास्तविक संरचना को जिस तरह से हमें ये साहित्यिक रचनाएं अनावृत करती हैं, उसका एक संदर्भित करते हुए उसको एक सही संदर्भों में उसके पाठ की आवश्यकता है। सही बात कहा इन्होंने। हेलो वीरेंद्र भाई की ये बात बहुत अच्छी है। हेलो, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? आवाज आई फिर से? जी जी। लेकिन इसी के सिलसिले में मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, और साथी सवाल पूछे उससे पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, आवाज आई? जी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं
कि हमारा हिंदी समाज, हिंदी का बौद्धिक समाज कुछ बातों से स्वयं को बचाता है। मेरा प्रश्न यह है कि निर्मल वर्मा की सांप्रदायिकता को लेकर के तो फिर भी सवाल किए गए, लेकिन निर्मल वर्मा ने जो वर्णाश्रम का जो समर्थन किया, वर्णाश्रम के पक्ष में जो लिखा, आज तक क्या उस पर किसी तरह की कोई बहस हुई? तो तात्पर्य कहने का यह है कि जो हमारे पास जो वैचारिक हथियार हैं, जो हमारे पास साहित्यिक टेक्स्ट हैं, उन साहित्यिक टेक्स्ट के माध्यम से, उन वैचारिक टेक्स्ट के, यानी बाबा नागार्जुन ने मानस चतुसती जब बनाई गई 1970 में, तो उन्होंने रामचरितमानस पर एक जो है लेख लिखा और उसमें उसे प्रश्नांकित किया कि किस तरह से समूचे एक हिंदी समाज की और हिंदू समाज की समझ को जो है कुंद करने वाला वो एक धार्मिक ग्रंथ है। तो एक इस तरह की जो सोच है, मैं कहता हूं कि इस तरह की जो डिबेट है, इस तरह के विमर्श हैं जो प्रगतिशील आंदोलन में लंबे समय तक चले थे, उनकी एक जो है परंपरा जो है इस समय अवरुद्ध हो गई है। अमृत राय ने मुक्त धारा के पृष्ठों पर सांप्रदायिकता और फासीवाद को लेकर के एक लंबी बहस चलाई थी। आज वो बहसें क्यों अनुपस्थित हैं? तो इन सवालों से किनारा कशी करना, यह हिंदी समाज आज जो है, मैं समझता हूं कि अपनी भूमिका उसे जो जिसका निर्वहन उसे करना चाहिए, वो आज उससे कहीं अपने कदम पीछे खींच रहा है। तो आज जरूरत इस बात की है कि एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी की भूमिका है, यानी खाली एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार या आलोचक की भूमिका नहीं है। एक समाज में हस्तक्षेपकारी भूमिका के रूप में हमारा हिंदी का लेखक हमारे सामने आए और जो वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के जिस लेखन की परंपरा का सूत्रपात प्रेमचंद ने किया था, जो आगे जो है लंबे समय तक चली, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा विगत 2-2.5 दशकों से वो परंपरा एक रुकी है, अवरुद्ध हुई है। उस परंपरा की वापसी होनी चाहिए। और मैं तो यह भी कहूंगा कि हिंदी की मुख्य धारा के बहुत से लेखक अपनी जाति में वापस चले गए, अपने वर्ण में वापस चले गए। तो अपने जाति और वर्ण में वापसी पर एक बार लजालू होकर के उसके बारे में पुनर्विचार करके जो एक भूमिका हमारे हिंदी के प्रगतिशील समाज ने, प्रगतिशील सोच ने निर्धारित की थी, हम उस भूमिका में एक बार फिर आए, फिर वो बहसें पुनर्जीवित हों, फिर वो अग्रगामी विचार हमारे सामने आए, तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उन्हीं एक नेटवर्क की दिक्कत है सर, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। बहस तो बहुत अच्छी हो रही है, बात भी बहुत अच्छी हो रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद। जी जी सर बोले अब शायद। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि आज जो है 21वीं शताब्दी में जो एक हिंदी समाज के सामने, मैं हिंदी समाज को केंद्रित करके बात कर रहा हूं कि हिंदी समाज आज की बहसों में आ गई, आज के विमर्शों में आ गई। यानी कि वो जो है जो चीजें तयशुदा हो गई, वो तयशुदा चीजों पर जो है पुनः जो है वापस नहीं। यानी कि ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि आज सवाल इस बात पर या चिंता इस बात पर व्यक्त की जा रही है कि लोग कबीर को क्यों ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि हिंदी के कुछ लेखकों की यह चिंता भी है कि तुलसी को लोग कम पसंद कर रहे हैं, तुलसी को कम पढ़ रहे हैं, कबीर की ओर ज्यादा आकृष्ट हो रही है युवा पीढ़ी। एक सज्जन ने तो ये तक कह दिया कि मुक्तिबोध जिम्मेदार हैं कबीर को केंद्रीयता प्राप्त करने के लिए।
तो इस तरह की एक जो हिंदी की जो एकेडमिक्स दुनिया में जो इस तरह की बातें, इस तरह की एक जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, मैं समझता हूं कि वो हमारी भूमिका को सीमित करने वाली हैं। और आज के इस चुनौतीपूर्ण समय में जो हमारी एक हस्तक्षेपकारी भूमिका होनी चाहिए हिंदी समाज के बौद्धिकों की, उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए और वापस आना चाहिए। धन्यवाद। सर, आपने कहा कि बहुत से लेखक अपनी जाति में वापस लौट गए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि वे अपनी जाति में वापस लौट गए और जातिवादी हो गए। लेकिन यही एक सवाल यह भी है कि जिस धारा के विचारक और चिंतक आप रहे हैं, उस धारा के विचारकों और चिंतकों ने जाति के सवालों को बहुत इग्नोर किया है, लगभग वैसे ही जैसे धर्म के सवाल को उन्होंने इग्नोर किया है। और आज ये दोनों सवाल हमारे सामने उल्टा सवाल बन करके खड़े हैं। लेकिन हमारे रचनाकारों ने, जैसे प्रेमचंद ने, रेणु ने, जाति के सवालों को इग्नोर नहीं किया कभी, और उनकी रचनाओं में जाति के सवाल ढेर सारे हैं और पूरी प्रखरता के साथ उठाए गए हैं। जैसे सामंतवाद का सवाल प्रगतिशील धारा उठाती है, लेकिन सामंतवाद से जुड़ी हुई जातियों की बात वो नहीं करती, लेकिन प्रेमचंद करते हैं। प्रेमचंद के यहाँ कोई चमार सामंत नहीं हो सकता है। सामंत जब भी होगा तो वही जातियां होंगी जो हमारे समाज में मौजूद है। तो इसका परिणाम यह हुआ सर कि यह जो विश्लेषण आलोचना के भीतर हुआ, जैसे रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद की जो आलोचना की, तो वे मार्क्सवादी शब्दावली में तो करते रहे, लेकिन प्रेमचंद जिस भाषा में रचना को लिख रहे थे और जो भाषा जनता तक पहुंच रही थी, उस भाषा को रामविलास जी ने, चाहे मार्क्सवादी परंपरा के आलोचकों ने, छोड़ दिया। और यही कारण है कि वह भाषा जनता के पास नहीं पहुंच पाई। वैचारिक आंदोलन तो खूब चले, हिंदी में कविताएं लंबे समय तक सांप्रदायिकता के विरुद्ध लिखी गई। आपने जो अमृत राय की चर्चा की सर, तो यह धारा तो बहुत दिनों तक चलती रही, लेकिन कुल मिला करके यह सारा विश्लेषण एक आलाप बन करके रह गया और जनता के बीच में इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं रहा। तो क्या आप मानते हैं सर कि जाति के सवाल को भी ठीक तरीके से उठाने की जरूरत थी, जो कि हमारे समाज की मूलभूत इकाई है? हमारे समाज को बनाने में जाति की भूमिका बहुत बड़ी है और इस सवाल से यह पूरी की पूरी धारा बचती रही है। इसके बारे में सर आपकी राय क्या? हाँ, ये आपने सही ध्यानाकर्षण किया और यह बिल्कुल सही है कि हिंदी का जो रचनात्मक साहित्य है, विशेषकर उपन्यास, चाहे वो प्रेमचंद हो, राहुल सांकृत्यायन हो, नागार्जुन हो या बाद के लेखक हों, और देखिए ये बहुत बाद तक वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के लिखने की परंपरा, याद कीजिए आप जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धन्ना अपना। जगदीश चंद्र गैर दलित समाज से आते थे, यानी ब्राह्मण समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने धरती धन्ना अपना सरीखा उपन्यास लिखा। गिरिराज किशोर ने परिशिष्ट सरीखा उपन्यास लिखा। यानी यह एक परंपरा एक थी। दिक्कत वैचारिक साहित्य में, यानी आप डॉक्टर जी बोले सर। जी, वर्ग की अवधारणा के तहत, हेलो जी जी बोले सर। जी, आ रही है आवाज सर, आ रही है। हाँ, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का उचित ही उल्लेख यहाँ पर आया है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो हिंदी कथा साहित्य का आकलन और मूल्यांकन किया,
वो वर्गीय अवधारणा से किया। अब यह विडंबना थी कि चाहे प्रेमचंद हो, चाहे नागार्जुन हो, या दूसरे जो रेणु हो, ये सारे लोग भारतीय समाज और भारतीय समाज के अंतर्विरोधों को, उसकी वास्तविकताओं को, चाहे वर्ण की वास्तविकता हो, चाहे जाति की स्थिति हो, चाहे भूमि की समस्या हो, इन सारी चीजों को वे एक यथार्थ परक दृष्टि से देख रहे थे। रामविलास शर्मा जी ने वर्ग की दृष्टि अपनाते हुए इन सारे अंतर विरोधों की अनदेखी की, और उन अंतर विरोधों की अनदेखी होने का परिणाम यह हुआ कि इन रचनाओं में भारतीय समाज के अंतर विरोध जिस तरह से प्रस्तुत हुए उस तरह से आलोचना में नहीं हुए। और हिंदी आलोचना की एक दिक्कत, खासकर उपन्यास आलोचना की, यह भी हुई कि एक सुसंगत आलोचना जिस तरह से विकसित होनी चाहिए वो हुई नहीं। यहाँ तक कि मैलांचल सरीखा उपन्यास, जो कि एक सर्व स्वीकृत उपन्यास है, लेकिन उसकी स्वीकृति दूसरे कारणों से ज्यादा हुई, जो उसके वास्तविक उसकी शक्ति थी, जो एक सामंती वर्णाश्रमी व्यवस्था और एक जाति की जमीन की समस्या को लेकर के जिस तरह से वो उपन्यास केंद्रित है, उसकी व्याख्या जिन संदर्भों में होनी चाहिए थी उन संदर्भों में नहीं की गई। तो प्रश्न ये है कि हिंदी के साहित्यकों ने, हिंदी के बौद्धिकों ने, हिंदी के विचारकों ने सांप्रदायिकता की समस्या पर तो विचार किया, सांप्रदायिकता की समस्या पर लेखन किया, लेकिन यह सांप्रदायिकता जहां से खाद पानी पाती है, जाति व्यवस्था जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उस जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था पर लगभग नहीं विचार किया, कम विचार किया वहां तक। और जो कृतियां, यानी कि वो चाहे वीर भारत तलवार ने एक जिन अवधारणा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की जिन अवधारणाओं को सवालों के घेरे में खड़ा किया था, उससे जो बहस आगे बढ़ती, वो बहस आगे नहीं बढ़ी। रस्साकसी में जो सूत्र उपस्थित थे, वो सूत्र जो है वहां तक जाते थे कि यानी कि हिंदी समाज की जो एक सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना पर कुछ सवाल खड़े किए जाएं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी प्रश्नांकित करते थे, रामविलास शर्मा को भी प्रश्नांकित करते थे, और हिंदी का हिंदी के बौद्धिक समाज को एक जिसे कहा जाए कि सही सवालों से मुठभेड़ करने की जो प्रेरणा देते थे, वो कृति हाशिए पर डाल दी गई। तो यह एक सुनियोजित तरीके से इस तरह के प्रयत्न होते रहे हैं कि जो मूलभूत प्रश्न है, वो चाहे कबीर से जुड़े सवाल हो, चाहे वर्ण और जाति से जुड़े सवाल हो, चाहे कृतियों की टेक्स्ट आधारित व्याख्या हो, उन सारी चीजों से बचा गया। इसीलिए मैं कहता हूं, जो मैंने कहे थे कि जो हिंदी समाज के मिथक, वे मिथक वही हैं कि जो लाद दिए गए हैं, जो वास्तविकता नहीं है, उन्हें जो है एक जिसे कहा जाए हिंदी समाज के ऊपर थोपा गया है। आज यह है कि उसका मिथक भेदन किया जाए। तो इस मिथक भेदन की प्रक्रिया में मैं समझता हूं कि कुछ खंडन मंडन भी होगा, कुछ मूर्ति भंजन भी होगा, और मैं समझता हूं कि मुझे कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य पर, आधुनिक हिंदी आलोचना पर डॉक्टर रामविलास शर्मा का बहुत बड़ा ग्रहण है। इस ग्रहण से, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, यानी कि इस ग्रहण में जो डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो ग्रहण है, इसमें मार्क्सवाद की अवधारणा भी थी, और यह मार्क्सवाद की एक विचित्र अवधारणा थी जिसमें सामाजिक न्याय का कोई स्थान नहीं था। रामविलास शर्मा जी का कहना है कि ये सामाजिक अन्याय नाम की कोई चीज नहीं होती है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि सामाजिक अन्याय से पीड़ित न हो, इसीलिए वे हमेशा आरक्षण का भी विरोध करते रहे। उनका कहना था कि दलित लेखन का भी विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है, अगर आपको पूंजीवाद को बनाए रखना है तो आप दलित लेखन कीजिए,
तो एक मैं समझता हूं कि ये जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने जिन अवधारणाओं को पुष्पित पल्लवित किया, आज उससे टकराने की आवश्यकता है। आज जो है उसे मुंह चुराने की आवश्यकता नहीं। सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन उससे टकराते हुए आगे निकलने की आवश्यकता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कुछ चीजें कवच प्रदान करती है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है उसमें मार्क्सवाद की वर्गीय अवधारणा जो डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा प्रतिपादित की गई, वह भी कमोबेश एक कवच के रूप में जब तब जहां तहां इस्तेमाल की जाती है। यह अकारण नहीं है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि अगर मैंने रामचरितमानस का नाम गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स के साथ ले लिया और इसलिए ले लिया कि दोनों में चातुर्य वर्ण की प्रतिष्ठा है, दोनों में मनुवाद की प्रतिष्ठा है, तो एक चीत्कार का भाव, हिंदी के बौद्धिकों में एक चीत्कार का भाव पैदा हो जाता है कि आखिर यह कैसे संभव है। रामचरितमानस को बंच ऑफ थॉट्स के साथ उस पर विचार कैसे किया जा सकता है? ये विचार किया जाना चाहिए, इसको खारिज किया जाना है, जिसको खारिज किया जा सकता है, लेकिन इस पे सोचा ही ना जाए, इस पे विचार किया ही ना जाए। विचार तो इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असहयोग आंदोलन का क्यों विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का विरोध इसलिए किया था उन्होंने, जो उनका अंग्रेजी में लेख है, जो उनके खंड 4 में जो उनके कलेक्टेड वर्क्स हैं उसमें है, जो अंग्रेजी में जो लेख है, उसका आधार क्या था? उसका आधार ये था कि गांव में जो एक दलित है, जो मेहनतकश है, जो एक मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग में अराजकता पैदा करेगा ये। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के लेखन पर बहस की जानी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए और उस बहस विचार से मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि आज हिंदी समाज को एक जो आधुनिक दृष्टि है, प्रगतिशील दृष्टि है, प्रगतिशील दृष्टि, आधुनिक दृष्टि और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुनौती देने वाले जो तत्व हमारे वैचारिक साहित्य में है, चाहे वो यशपाल साहित्य में हो, चाहे वो राहुल राहुल को खारिज क्यों किया जाता है? 1857 पे राहुल जी ने भी लिखा है। क्या कभी कभी किसी साथी ने देखा है कि राहुल जी का जो 1857 पे लेखन है, उस लेखन को कहीं उद्धृत किया गया है? रामविलास जी ने पूरी किताब लिख दी, लेकिन कहीं ही राहुल सांकृत्यायन का उस पर नाम नहीं लिखा है। सीताराम सूबेदार उनकी पुस्तक है, उसको भी उद्धृत नहीं किया गया है। तो जो टेक्स्ट, एक जो अवधारणा है एक साम्राज्यवाद बनाम स्वाधीनता आंदोलन की, उसमें जो प्रश्नांकित वाले जो टेक्स्ट हैं, जो पुस्तकें हैं, जो चिंतन है, एक समग्र चिंतन है, जो एक अग्रगामी चिंतन है, उस अग्रगामी चिंतन से जुड़ करके एक बार फिर हिंदी समाज को, हिंदी बौद्धिकों को अपनी भूमिका और अपने चिंतन को निर्धारित करना चाहिए। धन्यवाद। सर, मुझे ऐसा लगता है, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि एक धारा आपने निर्धारित की है राहुल सांकृत्यायन से, प्रेमचंद से, रेणु से, और आगे चल करके आधा गांव में आती है वो राही के यहाँ, और एक दूसरी धारा आपने अध्ययन निर्मल वर्मा में आपकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें ये दो धाराएं और दो दृष्टियां बिल्कुल साफ साफ निर्धारित की गई है। क्या ये जो दूसरी दृष्टि है अज्ञेय की, निर्मल वर्मा की और दूसरे जो साहित्यकार हैं, उनका जो लेखन है या उनकी जो साहित्यिकता है या जो उसमें व्यक्त सामाजिकता है, उसको बिल्कुल ही खारिज किया कर दिया जाना चाहिए? क्या उसको साथ लेते हुए एक रास्ता नहीं तय किया जा सकता है?
ऐसा एकांगी नहीं हो जाएगा जो जो आपने धारा निर्धारित की वही परंपरा ही ठीक है हिंदी साहित्य की, हम ऐसा क्यों माने? नहीं, मैं खारिज करने की बात कतई नहीं कर रहा हूँ। जी, देखिए, ये मेरा शब्द था, ये मेरा शब्द था। हाँ, मैं खारिज करने की बात मैंने कभी नहीं की है, जी, लेकिन कुछ सवाल उठाए जाते रहे। जैसे शेखर एक जीवनी लिखा गया तो ये सवाल उठाया गया कि भारतीय समाज का नायकत्व किसके पास होगा, होरी के पास होगा या शेखर के पास होगा। तो जब इस तरह की बहसें की जाती हैं, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अधिग्रहण की बात की, तो आप शेखर के माध्यम से जो आधुनिकतावादी धारा है, जो मध्यवर्गीय धारा है, जो एक अभिजनवादी साहित्य की धारा है, उसको साहित्य की मुख्य धारा के रूप में आप स्थापित करना चाहते हैं और एक प्रेमचंद को खारिज करना चाहते हैं। तो खारिज करने की बात अज्ञे ने की, प्रेमचंद की परंपरा को खारिज करने की बात, निर्मल वर्मा ने की प्रेमचंद की परंपरा को खारिज करने की बात। तो खारिज करने की बात प्रगतिशील धारा से नहीं हुई है। मैंने भी उन्हें खारिज करने की बात नहीं कही है। मैं ये कहता हूं कि सही परिप्रेक्ष्य में अज्ञे का लेखन है, निर्मल वर्मा का लेखन है, ईलाचंद जोशी का लेखन है, या जो दूसरे बहुत से लेखक हैं, विनोद कुमार शुक्ल का लेखन है, इन सारे लेखकों के लेखन को उनके परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। लेकिन मैं जब एक समाज सम्मत एक जो है धारा की बात करता हूं, तो जाहिर है मैं प्रेमचंद का नाम लूंगा, यशपाल का नाम लूंगा, रांगे राघव का नाम लूंगा, बाबा नागार्जुन का नाम लूंगा, राही मासूम रजा का। तो ये सारे नाम, यानी कि जो समाज का जो एक बृहत्तर मुद्दे हैं, जो बृहत्तर जीवन है, जो बृहत्तर समस्याएं हैं, उनसे जुड़ करके जो साहित्य हमारे सामने आया है, उस साहित्य को हम एक केंद्रीयता, मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य की केंद्रीय धारा कहाँ से निर्मित हो? हिंदी समाज की या हिंदी साहित्य की केंद्रीय धारा अभिजन साहित्य द्वारा निर्मित नहीं होगी। बृहत्तर भारतीय समाज या बृहत्तर हिंदी समाज एक मेहनत का समाज है, एक निम्न वर्गीय समाज है, निम्न मध्यवर्गीय समाज है। तो एक हाशिए का समाज जिसमें किसान भी है, दलित भी है, स्त्री भी है, मेहनत का समाज भी है, इसको केंद्र में रख करके इनकी समस्याओं को, इनके मुद्दों को, इनके जीवन को केंद्रित रख करके जो साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य की प्रायः अभिजनवादी लेखकों द्वारा, अभिजनवादी विचारकों द्वारा अवहेलना की गई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य या हिंदी समाज की जो मुख्य धारा का साहित्य है, उस मुख्य धारा के साहित्य पर विचार किया जाए, और उस विचार करने के साथ साथ जो अभिजनवादी साहित्य है, उस अभिजनवादी साहित्य की सीमाओं को और उस अभिजनवादी साहित्य के जो आस्वादपरक मूल्य है, देखिए पढ़ने में बहुत सी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसकी विवेचना करते हैं तो उसकी विवेचना की जानी चाहिए। तो मेरा सिर्फ आशय इतना है, और जब मैं एक समाज शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का या हिंदी साहित्य पर जब एक निगाह डालता हूं, तो मुझे महत्वपूर्ण ये लगता है कि हमारा जो बृहत्तर हिंदी समाज है, बृहत्तर भारतीय समाज है, उसको केंद्रित करके जो लेखन लिखा गया है, उसकी चर्चा जिन संदर्भों में की जानी चाहिए, जिन व्यापक संदर्भों में की जानी चाहिए, वो प्रायः नहीं की जाती है। तो मेरी चिंता महज इतनी है। दूसरा यह है कि रचनाओं को, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, कि एक संदर्भच्युत करके देखा जाता है, यानी कि मैलांचल को आंचलिक उपन्यास के रूप में पढ़ा जाता है, लोक संस्कृत के रूप में, लोक जीवन के रूप में। लेकिन लोक जीवन, लोक संस्कृत और आंचलिकता से आगे बढ़ करके जो भारतीय समाज की, एक ग्रामीण समाज की जो पहचान देता है, उस रूप में उसे पढ़ा जाना चाहिए। अच्छा, आपके लेखन में सर एक चीज और मैं देखता हूं, 2 टर्म आते हैं, 2 पद आते हैं, एक है सामाजिक संरचना और एक है साहित्यिक संरचना।
सामाजिक संरचना और साहित्यिक संरचना ये दो पद आते हैं और इनके आधार पर मूल्यांकन करने का प्रयास होता है। तो आपका झुकाव सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर है, लेकिन ये कभी-कभी मुझे ऐसा लगा पढ़ते समय कि एक साहित्यिक कृति को इतिहास या समाजशास्त्र की तरह पढ़ा जाए पूरी तरह से, और उसके जो सौंदर्य बोधीय तत्व हैं उन पर उतना ध्यान न दिया जाना, ये थोड़ा सा कहीं ऐसा तो नहीं है कि साहित्यिक कृति के साथ थोड़ा ज्यादती हो जाती है? जिसे देखिए ऐसा है, आप आस्वाद परक मूल्यांकन करते हैं, मैं उस स्तर तक की तो बात नहीं कर रहा कि उस तरह से आप पढ़ें, लेकिन जो साहित्यिक और सौंदर्य बोधीय मूल्य हैं उसके, उसका भी उद्घाटन हो तो कैसा रहे? देखिए साहित्य ने एक लंबी यात्रा तय की है, विश्व के स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी। और जब मैं साहित्य के समाज शास्त्रीय पाठ की बात करता हूं तो ये बात करते हुए उसके सौंदर्य बोध को नकारता नहीं। सवाल ये है कि मतलब वो सौंदर्य बोध की एक तो लेखन की प्रवृत्ति ये है कि हम समाज का इस्तेमाल सौंदर्य बोध के लिए करेंगे। दूसरा ये है कि हम बृहत्तर सामाजिक यथार्थ की रचना करते हुए सौंदर्यात्मक दृष्टि के साथ रचना को सृजित करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या प्रेमचंद जब गोदान लिख रहे थे, क्या गोदान में कोई सौंदर्य दृष्टि नहीं है? क्या उसका अभाव है? या रेणु के मैला अंचल में सौंदर्य दृष्टि भी है और यथार्थ भी है? लेकिन इसके बरक्स अगर हम निर्मल वर्मा के लेखन में जाएं तो निर्मल वर्मा का एक लेखन, एक उसमें भाषाई सौंदर्य है, भाषाई तरलता है, लेकिन उस भाषाई तरलता, भाषाई सौंदर्य या स्थितियों के पीछे कोई समाज का व्यापक विडंबना, कोई समाज का व्यापक सच, बड़ी सच्चाई से हम रूबरू नहीं होते हैं। बल्कि हम और एक विनोद कुमार शुक्ल का भी उदाहरण देंगे। विनोद कुमार शुक्ल कहीं बीच के लेखक हैं यानी कि उनका जो नौकर की कमीज या खिलेगा तो देखेंगे, जो उनके उपन्यास हैं, उनके उपन्यास में समाज तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो समाज जो है उस समाज के अंतर्विरोध नहीं, उस समाज की प्रतीति है, समाज का एहसास है कि समाज है वहां पर। लेकिन नौकर की कमीज में जो निम्न वर्गीय भारतीय समाज है, उस निम्न वर्गीय भारतीय समाज के कोई दुख, दर्द, संघर्ष ये वहां पर उपस्थित नहीं है। वहां पर एक जो है मतलब एक जो समस्याएं होती है निम्न वर्गीय समाज की, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे एक संयुक्त परिवार में अविवाहित रह गई बेटी की बात हो, या और तो उस तरह की स्थितियां कुछ है नहीं। यानी कि एक आपको एहसास एक प्रतीति समाज की है, लेकिन समाज के व्यापक अंतर्विरोध वहां पर नहीं उपस्थित है। तो अगर सौंदर्य दृष्टि इस तरह से प्रस्तुत होती है समाज के यथार्थ से अलग थलग होकर के, तो मैं समझता हूं कि वो साहित्य को एक आस्वाद परकता तो देती है, लेकिन कहीं गहरी अर्थवत्ता नहीं प्रदान करती। और जो बड़ी रचनाएं हैं, जैसे कि राही मासूम रजा का आधा गांव एक विभाजन के बृहत्तर यथार्थ का अंकन करते हुए उसकी एक सौंदर्य दृष्टि भी है, उसमें भाषाई सौंदर्य दृष्टि भी है, उसमें आंचलिकता भी है, तो सब कुछ रच बस करके आता है। तो मैं सौंदर्य और यथार्थ को अलगाता नहीं हूं, सौंदर्य यथार्थ के साथ रच बस करके आवे, उसके साथ वित्त हो करके आवे और उसमें फांक न हो। तो मेरा आग्रह इतना ही है। और समाज शास्त्रीय आलोचना देखिए कोई ऐसा नहीं है कि खाली हिंदी में हो रही है, बल्कि ये एक वैश्विक साहित्य से आई है। आज समूची दुनिया के साहित्य में
एक जिसे एक समाजशास्त्री आलोचना एक महत्वपूर्ण एक विधा के रूप में एक स्थापित हुई है, और साहित्य के माध्यम से हम अपने समाज को समझते हैं कि अगर हमको जो है एक स्वाधीनता पूर्व के उत्तर भारतीय ग्रामीण समाज को समझना है, तो हमें प्रेमचंद के साहित्य के नजदीक जाना होगा, हमें सदगति पढ़नी होगी, हमें ठाकुर का कुआं पढ़ना होगा, हमें गोदान पढ़ना होगा। तो सवाल ये है कि ये रचनाएं जो हैं अपने समय का साक्ष्य होती हैं, लेकिन निर्मल वर्मा की रचनाएं किस समय का साक्ष्य होंगी? जाहिर है कि उनकी समाजशास्त्री व्याख्या से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वहां समाजशास्त्री व्याख्याएं नहीं असफल हैं, वहां पर यह साहित्य या ये रचनाएं असफल है। तो समूची दुनिया में लेखक बौद्धिक आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि साहित्य महज आस्वादपरक दृष्टि से ही नहीं पढ़ा और समझा जाना चाहिए, बल्कि उसके एक जिसे कहा जाए एक स्थायी मूल्य है, और वो स्थायी मूल्य जो है उसकी समाज संबद्धता से है। और जो साहित्य अपने समय के दस्तावेज या एक कालपात्र शरीर की भूमिका अदा करता है, तो मैं समझता हूँ वो स्थायी साहित्य है। और जो साहित्य एक आस्वादपरक है, एक आनंद रचने वाला है, या एक समाज के एक विशेष वर्ग को आनंद देने वाला है, उसका जीवन बहुत लंबा नहीं होता है। और आज अगर अंग्रेजी के बहुत से लेखक यानी अरुंधति राय का अगर हम नाम लें, तो अरुंधति राय के लेखन में देखिए समाज भी है, राजनीति भी है, और उसमें कला भी है, एस्थेटिक्स भी है, सब कुछ रचा पगा है। तो आज हिंदी साहित्य को जो है खानों में बांट करके देखने की आवश्यकता नहीं है, एक हमें कसौटी निर्मित करनी पड़ेगी। वो कसौटी जो है समाज सम्मत होगी, वो कसौटी समाज शास्त्री करके उसको खारिज करने की आवश्यकता नहीं है, वो एक मुकम्मल कसौटी हो है। और उसका सूत्रपात प्रेमचंद ने ही किया था। प्रेमचंद ने कहा था साहित्य की कसौटी बदलनी होगी। तो जब साहित्य की कसौटी बदलने की बात कर रहे थे, तो साहित्य के केंद्र में समाज को और आम आदमी को केंद्रित कर रहे थे। कसौटी बदलने से उनका आशय ये नहीं था कि कविता की कसौटी बदल दो, कहानी की कसौटी बदल दो, उपन्यास की कसौटी, साहित्य की कसौटी बदल दो। साहित्य के केंद्र में व्यापक समाज अवस्थित हो। तो प्रेमचंद ने जो कसौटी बदली थी साहित्य की, मैं समझता हूं कि उस कसौटी पर आज हिंदी साहित्य और व्यापक भारतीय समाज को उस कसौटी से रूबरू होने की और उसके द्वारा व्याख्यायित होने की आवश्यकता है। कोई और सवाल साथी पूछना चाहते हैं? सुभाष चंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आगे। नहीं, ये बात तो अच्छी हुई। मैं वीरेंद्र भाई से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि देखिए, जाति का जो प्रश्न है जब तक हल नहीं हो जाता, साहित्य में जो साहित्य का सरोकार होगा वो भिन्न भिन्न होगा। हमारे सरोकार कुछ और होंगे, कुलीनतावादी का सरोकार और होगा, क्योंकि हमारा समाज इतना कॉम्प्लेक्स है और यहाँ की जाति इतना निकृष्ट रूप में हमारे सामने मौजूद है कि सबकी सोच अलग होगी, साहित्यकार की सोच अलग होती है। तो जब तक हिंदी साहित्य हिंदू साहित्य के रूप में रहा, जाहिर है वहां जात के प्रश्न, जो हमारी जात का प्रश्न है, जो हाशिए के समाज के प्रश्न है, वहां नहीं थे। वहां भूख नहीं थी, वहां छुआछूत नहीं था, ये सारे सवाल वहां नहीं थे। जब इस हाशिए समाज के लोग भी कुछ पढ़कर आए हैं तो जाहिर है कि वो सवाल उठाए जाएंगे। अब उस सवालों को एक जो कुलीनतावादी समाज है सहजता से नहीं ले सकता है, क्योंकि जात उसके अंदर मौजूद है। तो जात के प्रश्न को हल किए बिना साहित्य में समरसता संभव नहीं है। ये सवाल हमेशा खदबदाएंगे, हमेशा विद्वेष पैदा करेंगे, हमेशा ये आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। क्या वीरेंद्र भाई इससे सहमत है कि नहीं है? नहीं, ठीक बात। वीरेंद्र सर से एक मेरा और ये सवाल है कि 1995 में जब दलित विमर्श की लगभग हिंदी में आमद हुई थी, शुरुआत हुई थी, उससे पहले भी शुरू हो गया था, लेकिन 95 तक में वो काफी व्यापक विमर्श का केंद्र में बनना शुरू हुए। तो उसी दौरान आपने एक लेख लिखा था, और वो लेख मैंने कल और ध्यान से पढ़ा दोबारा,
तो उसमें एक बात लिखी हुई है कि ये जो टुकड़े टुकड़े में छीन करके स्त्री विमर्श और दलित विमर्श किया जा रहा है, आप उससे सहमत नहीं दिखे। आपको लगता है कि प्रेमचंद का गोदान हो या आधा गांव हो या और दूसरे जो समाज केंद्रित उपन्यास और रचनाएं हैं, उनमें तो ये विमर्श पहले से ही मौजूद है और उन विमर्शों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वानुभूति और सहानुभूति का जो मामला है, अंतर है, इसको इतनी बड़ी खाई नहीं बना देना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जरा इसे और थोड़ा सा क्लियर करें कि आपकी क्या मंशा थी और क्या कहना चाह रहे हैं इसी। हेलो हेलो सर, ये आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज जी, आवाज आ रही है मेरी सब? हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब तक आप तक? अब जी हेलो, जी 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 जी, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, मेरी पहुंच रही है आप तक? अब आपकी आवाज आई, लेकिन सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ फिर से। हाँ आवाज आई, लेकिन जी, दोबारा सवाल करता हूँ मैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम। जी जी, अब आवाज आ रही है सर? अगर आवाज आ रही है तो मैं दोबारा दोहरा दूं। जी हाँ, अब हेलो, हाँ, आवाज आई सर मेरी आप तक? हेलो, हाँ जी हाँ जी जी, हाँ। हाँ, तो अभी आपने जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, दलित, ये सवाल दोहरा रहा हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ ठीक है। मेरा सवाल ये था कि 1995 ईस्वी के आसपास से जब दलित विमर्श हिंदी साहित्य के केंद्र में आना शुरू हुआ था, तो उस समय आपने एक लेख लिखा था और उस लेख में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया था कि जो ये स्त्री विमर्श है, ये जो दलित विमर्श है, ये जो सांप्रदायिकता के सवाल हैं, इनको अलग अलग सोचने के या इन पर अलग अलग विमर्श चलाने की आवश्यकता नहीं है और पुरानी परंपरा के जो साहित्यकार थे, जैसे प्रेमचंद है, आधा गांव के लेखक हैं राही जी, उन साहित्य कृतियों और साहित्यकारों की उपेक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हीं के द्वारा शुरू किए गए विमर्श को तरीके से, करीने से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वानुभूति और सहानुभूति के आधार पर अगर हम उन्हें खारिज कर देंगे तो दलित विमर्श को, नारी विमर्श को ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसके बारे में इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें। आज ये दलित समाज जो साहित्य लिखता है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो बोलता है एक गैर दलित की अनुभूति को ठीक से व्यक्त कर ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बहस है। देखिए, दलित साहित्य की आमद को हम हिंदी साहित्य के जनतांत्रिकरण का मैं विस्तार मानता हूँ, और यह सुखद है कि हाशिए के समाज के लोग स्वयं अपने जीवनानुभवों को, अपने संघर्षों की अभिव्यक्ति अपने साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं पहले भी इस बात को रेखांकित करता रहूंगा और आज फिर ये कहूंगा कि हिंदी साहित्य में एक लंबी परंपरा रही है, और फिर मैं प्रेमचंद का नाम लूंगा कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से दलित को, किसान को और स्त्री को केंद्रीयता प्रदान की। और जो प्रगतिशील आंदोलन का दौर रहा है
उसमें राहुल सांकृत्यान हो, यशपाल हो। यशपाल ने मन की लगाम सरीखी कहानी लिखी, शंभूक सरीखी कहानी लिखी, मार्कंडे ने हल योग सरीखी कहानी लिखी। तो प्रगतिशील आंदोलन की एक परंपरा रही है कि वो हाशिए के समाज को, दलित समाज को लेकर के लेखन करता रहा है। और जब प्रेमचंद लिख रहे थे या जब रेणु लिख रहे थे तो समूचे समाज को ध्यान में रख करके और जो एक संघर्षशील समाज था उसको भी केंद्रीयता प्रदान कर रहे थे। आज जब दलित साहित्य के माध्यम से जनतांत्रिकरण हो रहा है तो इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि बहुत से ऐसे अनुभव जो दलित लेखक अभिव्यक्त कर रहे हैं वो पहले अभिव्यक्त नहीं हुए हैं और वे हिंदी समाज का, हिंदी साहित्य का जनतांत्रिकरण कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमको अपनी पूर्व परंपरा को खारिज करने की आवश्यकता है। नागार्जुन ने बलचन्मा सरीखा उपन्यास लिखा। बलचन्मा में जो एक बंधुआ मजदूर यानी कि एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, लेकिन बंधुआ मजदूर की नियति किस तरह से वो झेलता है, उसके सारी उसकी नियति, उसके संघर्ष और उसकी मनोदशा को चित्रित करने वाला उपन्यास है। तो मैं नहीं समझता कि हम बलचन्मा को खारिज करके हिंदी समाज या हिंदी साहित्य के जनतांत्रिकता को आगे बढ़ाएंगे। दलित लेखन हो, मैं यह भी कहूंगा कि आज हिंदी में इतना दलित लेखन हुआ है, लेकिन एक ऐसा उपन्यास जिसमें कि दलित समाज के व्यापक संघर्ष, व्यापक प्रश्न हों, मैं समझता हूं कि एक दलित समाज से आया हुआ एक मुझे तलाश है अभी ऐसे उपन्यास की, और लिखा जाना है और मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन जो एक परंपरा रही है, पूर्व परंपरा हमारी रही है, उस पूर्व परंपरा से जुड़ करके अभी कुशवाहा जी ने जात की बात की। देखिए, समाज से जाति न समाप्त हुई है न जल्दी समाप्त होने वाली, लेकिन जाति का जो यथार्थ है, जात की जो भूमिका है, वो जात की भूमिका साहित्य के माध्यम से पहले भी आती रही है। और आज जो है नेटवर्क में दिक्कत हो रही। कंक्लूड करिए। जी जी सर, आपके यहाँ हाँ, नेटवर्क। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज। हेलो, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है सर। हाँ, जी। तो अभी कुशवाहा जी ने हेलो, जी जी आवाज आ रही सर, बोले। अभी कुशवाहा जी ने जाति का प्रश्न उठाया, तो मैं ये रेखांकित करना चाहूंगा कि भारतीय समाज में जाति जल्दी नहीं समाप्त होने वाली है, लेकिन जो जातिगत संरचना है, इससे जुड़ करके रचनाएं जो पहले आती रही हैं, उसकी एक लंबी परंपरा रही है। यह सुखद है कि ये जो वंचित जातियां हैं, जो वंचित संप्रदाय हैं, वंचित जातियों एवं संप्रदाय के लोगों के बीच से लेखन की परंपरा शुरू हुई है। लेकिन इस परंपरा को, जो हमारी पूर्व परंपरा है, वो पूर्व परंपरा, वो चाहे हिंदी की मुख्यधारा हो, चाहे जिसे हम सवर्ण जातियां कहते हैं, उस सवर्ण जातियों के बीच से जो लिखा गया साहित्य हो, उस पूर्व परंपरा से जोड़े जाने की आवश्यकता है। उस पूर्व परंपरा से अपने को विलग करने की आवश्यकता है। वह जो पूर्व परंपरा है, उस पूर्व परंपरा का विस्तार है। यह सच है कि बहुत से ऐसे अनुभव हैं
जो उस परंपरा में अभिव्यक्त नहीं हुए थे, बाहर से देखा हुआ यथार्थ है, तो उससे वो सहानुभूति का भी आप साहित्य कह सकते हैं। तो वो सहानुभूति का जो साहित्य था, उसमें उसके पीछे जो एक समतावादी समाज, एक जो कहा जाए कि एक भविष्य का एक भविष्योन्मुखी समाज, उसकी जो संकल्पना थी, उसी संकल्पना का हिस्सा है आज का दलित साहित्य या आज जो वंचित जातियों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो पूर्व परंपरा है, उस पूर्व परंपरा से जुड़ते हुए ये जो एक दलित साहित्य है और जो किसान जातियों के बीच से जो लिखा जा रहा है, इसको उस परंपरा के साथ जुड़ करके ही पढ़े जाने की, उसको व्याख्यायित किए जाने की आवश्यकता है। काफी लंबी वार्ता हो चुकी है और आपने लगभग सभी विषयों पर प्रकाश डाल दिया है। हेलो जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही सर? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही आवाज। जी जी, तो मैंने कहा काफी विस्तार से हमने लगभग 1-1.5 घंटे इन सारे विषयों पर चर्चा की है और जो पूरी चर्चा का सार है वो ये समझ में आ रहा है कि अभी भी हिंदी साहित्य और समाज में 2 दृष्टियां काम कर रही हैं। एक वो है जो निम्न जन की ओर है, जो जिसका सरोकार सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, और दूसरा एक अभिजन की दृष्टि है, जो राजनीति में भी है, जो समाज में भी है और जो संस्कृति में भी है। तो ये तीनों धरातलों पर ये दोनों दृष्टियां काम कर रही हैं और आपने ये सुझाव दिया है और अपने लेखन से इसको प्रतिस्थापित भी किया है बार-बार कि ये जो हाशिए का समाज है, इसकी दृष्टि, इसकी वेदना, इसका जो स्वरूप है वो उभर करके अगर केंद्रीयता प्राप्त करता है हिंदी में, तब उस साहित्य की सार्थकता होगी। भले वो सफल हो, भले वो आस्वाद परक हो, लेकिन सार्थकता तब है जब ये केंद्रीयता प्राप्त करे। तो बहुत विस्तार से ये सारी चर्चाएं हुई हैं और बड़ा अच्छा भी लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और मैं तो ये कहूँगा जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी प्रेमी हैं, उनको अनिवार्य रूप से आपकी ये पुस्तक उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता ये पढ़नी चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसे बार-बार पढ़ने की इसलिए आवश्यकता है कि इसमें एक नई दृष्टि से और बड़े ही मार्मिक ढंग से सारी बातों को रखा गया है। जो आप उदाहरण पेश करते हैं, जो उदाहरण देते हैं, अपनी बातों के प्रसंग में जब उदाहरण देते हैं, वो भी इतने चुनिंदा होते हैं कि वो आपकी उस आलोचना को विस्तार देते हैं और बहुत सारे सूत्र उसके साथ छूटते चले जाते हैं। और दूसरी बात जो मैं प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, पिछले मैंने पढ़ा जो किताब तब देखा, भाषा की दृष्टि से। अक्सर आलोचना की भाषा बड़ी जटिल, बड़ी गंभीर और बड़ी ही जो है ऐसी होती है जिसको पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। आपकी भाषा में न तो कहीं अहंकार है, न कहीं आतंक है अंग्रेजी भाषा का या पारिभाषिक शब्दों का, और जैसे प्रेमचंद का जो साहित्य है उसी का एक्सटेंशन लगता है ये आपकी आलोचना। वो मैंने पहले ही शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि प्रेमचंद का जो साहित्य है, रचनात्मक साहित्य, उसी का विस्तार है ये आपकी आलोचना। जैसे शुक्ल जी को गोस्वामी तुलसीदास ने नए-नए टूल्स दिए थे, ठीक उसी तरह से मानो प्रेमचंद ने आपको नए-नए ये टूल्स दिए हैं। कुछ एक मजेदार बात भी आपके इस लेखन को पढ़ने के बाद मुझे देखने को मिली कि एक आपका बड़ा ही प्रिय शब्द है सरीखा। किसी-किसी पेज में ये 4-4, 5-5 बार आया है सरीखा शब्द। सरीखा, सरीखी या सरीखे, ये आपकी आलोचना भाषा का। हेलो, आवाज आ रही है जी? सर आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है, आ रही जी जी आ रही है। जी। तो ये जो सरीखा शब्द है, ये बार बार आपके आलोचनात्मक लेखों में दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं तो मुझे लगता है ये 3 या 4 बार एक ही पेज में दिखाई पड़ता है। और एक है ये विन्यस्त शब्द, कौन ये सा शब्द? सरीखा, सरीखा। अच्छा, हाँ हाँ सरीखा। हाँ ये मैंने गौर किया है, मैंने इसकी एक लिस्टिंग की तो देखा कि ये पूरे लेखन में ये हमारे तक जी जी, इसे आप तकिया कलाम कहते ये हैं जी। तो अब इसी के साथ दोनों ये साथ हमारा, जी जी हाँ तकिया कलाम, वही मैं कहने जा रहा था कि तकिया कलाम है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और दोनों साथी अब जा चुके, उनको कुछ काम था, काफी लंबी बात हो गई है, और आपने अपना कीमती समय निकाला और निकाल करके इन सारे विषयों पर चर्चा की। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आपका बहुत बहुत आभार सर। और फिर भविष्य धन्यवाद कभी ऐसा धन्यवाद धर्मनारायण जी, जी सर। आपने ये आयोजन किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोनों साथियों का भी, कमलेश जी और सुभाष चंद्र का भी, ये सारे साथी मौजूद रहे और इतनी व्यापक और विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार। और कमलेश सर का भी और सुभाष सर का भी बहुत बहुत आभार। मैं अब इसे समाप्त करता हूँ।